गोभी मार भगाया, आहा टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार। बुनियादी कदम शिक्षा के नए रास्ते। FLN पर आधारित इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जिला शिक्षा केंद्र धार द्वारा निर्मित इस पॉडकास्ट सीरीज़ का यह दूसरा एपिसोड है, जिसमें हम आज विकासखंड सोच समन्वयक से चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम शिक्षा से जुड़े हुए अलग अलग स्तरों के अधिकारियों को, जानकारों को, विशेषज्ञों को आपके बीच लाते रहेंगे। पिछले एपिसोड में हमने जिला मिशन संचालक और कलेक्टर महोदय से चर्चा की थी। आज हमारे बीच में विकासखंड स्तर पर जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कड़ी है विकासखंड सोच समन्वयक, उसको हम अपने बीच में हमने आज आमंत्रित किया है। आज हमारे बीच में धार जिले के निसरपुर विकासखंड के BRCC विकासखंड सोच समन्वयक श्री विजय कुमार शुक्ला मौजूद हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं सर यहाँ पर। धन्यवाद। शुक्ला साहब, आप सबसे पहले ये बताएं कि BRCC का पद क्या होता है और आप कब से BRCC के पद पर हैं? विकासखंड स्रोत समन्वयक का जो पद होता है वो प्रत्येक विकासखंड में एक पद होता है। कक्षा 1 से लेकर 8 तक की माध्यमिक शिक्षा जो होती है, उस शिक्षण को आगे बढ़ाने के लिए यह पद उत्तरदायी होता है और मैं इस पद पर विगत 2.5 वर्षों से पदस्थ हूँ। विगत 2.5 वर्षों से आप पदस्थ हैं और तकरीबन इसी अवधि में FLN जिले में और पूरे राज्य में लागू किया गया है। नवीन शिक्षा नीति 2020 में उसके तहत निपुण भारत अभियान शुरू हुआ। मध्य प्रदेश शासन ने मिशन अंकुर शुरू किया और उसी के एक अवधारणा या घटक के रूप में हम जिले में FLN को संचालित कर रहे हैं, बल्कि यूँ कहें कि पूरे राज्य में संचालित हो रहा है। BRCC के रूप में FLN की अवधारणा को स्पष्ट करने में BRC की भूमिका किस प्रकार महत्वपूर्ण होती है? विकासखंड स्रोत समन्वयक के रूप में हमारे यहाँ पर हमारे जन शिक्षक होते हैं हमारे पास जी, और समन्वयक होते हैं जी। उनके द्वारा हम पूरे विकासखंड में मॉनिटरिंग करवाते हैं, जिससे कि वो FLN की होने वाली शैक्षणिक गतिविधियों का आकलन करते हैं। उसमें से जो भी कमी होती है वो बतलाते हैं, बैठकें करते हैं हम। उन बैठकों में जो भी कमी पेशी आती है या कोई अच्छा कार्य करता है तो उसकी प्रशंसा भी की जाती है और जो कमी होती है उसमें हम सुधार करते हैं। इसमें जिला डाइट से हमें मास्टर ट्रेनर्स दिए जाते हैं, उनकी सहायता से हम शिक्षकों को प्रशिक्षित करते हैं। विभिन्न बैच में प्रशिक्षण कार्य चलता है और वे इस FLN को भली भांति प्रकार से समझ करके और अपने बच्चों को FLN की शिक्षा देते हैं। शुक्ला साहब, मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ तो मैं जानता हूँ कि BRCC का पद क्या होता है, लेकिन जो समाज के दूसरे लोग हैं, BEO को सब लोग जानते हैं कि विकासखंड शिक्षा अधिकारी हैं, एक वो जिम्मेदार अधिकारी है जो शिक्षा पर ध्यान देता है, लेकिन BRCC की अवधारणा अभी भी बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं हुई है। मैं जानना चाहूँगा कि राज्य शासन की ओर से ऐसे कौन कौन से इंसेंटिव्स हैं जो BRC के माध्यम से छात्रों तक पहुँचते हैं? सबसे पहले तो हम आधारभूत संरचना के अंतर्गत कक्षा के जो भवन होते हैं वो बनाकर देते हैं, जिनमें कक्षाएं संचालित होती हैं जी। विभिन्न प्रकार के मॉडल्स हैं जो भवन बने हैं और हम हमारे यहाँ से प्रति वर्ष प्रत्येक बच्चे को 2 गणवेश प्रदान करते हैं। गणवेश भी BRC के माध्यम से, BRCC के माध्यम से राज्य शासन देते हैं, लेकिन BRC के माध्यम से वितरित होती हैं। जी हाँ जी। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को, आजकल तो ECC भी चल रहा है, वहाँ भी पाठ्य पुस्तक हम प्रोवाइड करवा रहे हैं और 1 से 8 तक निःशुल्क पाठ्य पुस्तक हम प्रत्येक बच्चे को प्रदान करते हैं जो हमारे शासकीय शाला में पढ़ता है। ये भी BRCC के द्वारा ही दिया जाता है। साइकिल भी प्रदान की जाती है, कक्षा भी आप ही देते हैं या BEO देते हैं? कक्षा 6ठी में पढ़ने वाले वो बच्चे जो अपने शाला से 2 किलोमीटर दूर होते हैं उनको हम साइकिल देते हैं। ये जानना इसलिए भी ज़रूरी था कि राज्य शासन विद्यार्थियों के बीच में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए निरंतर कार्य कर रहा है और बहुत सारे प्रोत्साहन स्वरूप उनको बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।
तो ये हमारा उद्देश्य था कि जन जन तक ये बात ही पहुँचे कि जो विद्यार्थी हमारे शासकीय विद्यालयों में अध्ययन के लिए आएंगे उन्हें न केवल पाठ्यपुस्तक निःशुल्क प्राप्त होगी, उनको गणवेश मिलेगा, उनको बेहतर शिक्षा अच्छे भवनों में मिलेगी, क्वालिफाइड टीचर्स मिलेंगे और इस प्रकार से शासकीय विद्यालयों में पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था बीआरसी के माध्यम से कर रहे हैं। यहाँ मूल पर विषय पर लौट यहाँ पर मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि हमारे प्रत्येक शाला में एक लाइब्रेरी राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा बनाई जाती है और उसमें बहुत नैतिक शिक्षा की और बहुत ही अच्छी पुस्तकों को प्रदाय किया जाता है, जिससे कि बच्चे में शिक्षा तो होती है लेकिन उसका काफ़ी मानसिक विकास भी होता है पाठ्यक्रम के अलावा और उससे कुछ पढ़ने की रुचि उसमें जागृत हो, जिससे कि आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारी कंपटीशन एग्जाम्स होती है, उसकी भी तैयारी बचपन से ही प्रारंभ हो जाती है। मूल विषय पर आते हैं। हमारा एपिसोड और हमारा पूरी पॉडकास्ट एफएलएन पर आधारित है। एक इसमें शब्द आता है बीपीएमयू, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट। ये क्या है और इसमें इसको लागू करने में, या पहले इसकी अवधारणा स्पष्ट करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले मैं बीपीएमयू के बजाय डीपीएमयू के बारे में बतलाना चाहूँगा, जो जिले में अरेंज होती है। जिले में एपीसी डीपीसी जिले के निपुण फेलो निपुण के जो अधिकारी होते हैं वो इसको कंडक्ट करते हैं। वो सभी को बुलाते हैं, जिसमें बीआरसीस भी उपस्थित होते हैं और वहाँ पर हमें प्रदेश से प्राप्त होने वाले निर्देशों को प्रसारित किया जाता है। जो बीआरसी अच्छा कार्य करते हैं उनको प्रशंसा की जाती है और जो बीआरसी इसी कार्य में पिछड़ जाते हैं उनको बतलाया जाता है कि आप इस कार्य को फिर से इस प्रकार से करें जैसे कि अन्य कर रहे हैं। इसी में हम ब्लॉक पर बीपीएमयू करते हैं। उसमें समन्वयक, जन शिक्षक और जो मास्टर ट्रेनर्स होते हैं उनको बुलाते हैं और वे फील्ड से जो फीडबैक लेकर के आते हैं, फील्ड से जो हमको बतलाते हैं कि वहाँ पर क्या चल रहा है, उस पर हम चर्चा करते हैं। एक बीपीएमयू पिछली जो हो चुकी है, पहले उसके बिंदुओं पर चर्चा करते हैं हम कि भाई क्या हो रहा है, क्या अच्छा हो रहा है, क्या खराब हो रहा है, उसे किस प्रकार से हम सुधार सकते हैं। उसके पश्चात पुनः नए बिंदुओं के ऊपर चर्चा करते हैं और नई स्ट्रेटेजी बनाते हैं। एफएलएन एक नई अवधारणा है और इसमें टीचर सपोर्ट और कैपेसिटी बिल्डिंग का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। जी, आपके विकास खंड में शिक्षक संदर्शिका, छात्र अभ्यास पुस्तिका और टीएलएम के प्रभावी उपयोग के लिए किस प्रकार की रणनीति अपनाई जा रही है? सर्वप्रथम हमने जन शिक्षकों के माध्यम से ये दिखवाया कि शिक्षक संदर्शिका शिक्षक की टेबल पर होना चाहिए और ये सुनिश्चित किया कि वो शिक्षक संदर्शिका से ही सीख करके और बच्चे को अभ्यास करवाए। अभ्यास पुस्तिकाओं में हमने ये दिखलाया कि शिक्षक केवल राइट के निशान न लगाए, गोले भी लगाए, लेकिन जिस पर गोला लगाया है उसको सही भी करे और बच्चे को ये भी बताए कि बेटा तूने ये गलत लिखा है, अब इसका सही आंसर ये होगा। ट्रैकर शीट से हम ये देखते हैं कि बच्चा किस स्टेज पर है और ट्रैकर शीट हम वहाँ जाकर के पता लगाते हैं कि यहाँ के बच्चे इस ट्रैकर शीट से किस स्टेज पर हैं। इस प्रकार से हम पूरे विकास खंड की मॉनिटरिंग करते हैं कि हमारे विकास खंड के बच्चे एफएलएन में किस स्तर पर हैं। यानी आप और आपकी टीम द्वारा अपने विकास खंड में हर स्तर पर जाकर, संकुल केंद्र स्तर पर जाकर, उसके बाद में विद्यालय स्तर पर जाकर, कक्षाओं में जाकर लगातार मॉनिटरिंग की जाती है और उसके माध्यम से विद्यार्थियों के सीखने की क्या गति है, क्या उनकी तीव्रता है और क्या उसमें कठिनाइयाँ आ रही हैं, उसकी लगातार मॉनिटरिंग करके उसमें सुधार किया जाता है। जी हाँ। हम जानना चाहेंगे कि आपने 2 से अधिक साल हो चुके हैं आपको बीआरसी रहते हुए भी और एफएलएन भी चलते हुए, आपके जानकारी में आपके क्षेत्र का कोई स्कूल जिसमें कोई नवाचार हुआ हो और वहाँ पर विद्यार्थियों के सीखने की क्षमता में वृद्धि हुई हो, ऐसा कोई अनुभव आपने भी किया हो? जी, हमें धुलसर स्कूल हमारे यहाँ पर है, वहाँ मॉनिटरिंग के लिए गया था
बच्चे बाहर खेल रहे थे। मुझे लगा कि ये बच्चे खेल रहे हैं और शिक्षक पढ़ा नहीं रहे हैं, लेकिन जब मैंने उनको देखा तो बच्चे कोई गीत गा रहे थे और गीत गाते गाते वो खेल रहे थे और उस गीत में ही कुछ संख्याएं भी बोलते जा रहे थे। अच्छा, हाँ, तो खेल खेल में सीखना। हाँ, खेल खेल में वो सीख रहे थे। एफएलएन का ही ये एक प्रभाव है कि बच्चे खेलते भी जा रहे थे, मनोरंजन भी ले रहे थे और पढ़ाई भी कर रहे थे। एफएलएन की अवधारणा भी यही है कि विद्यार्थी इस प्रकार के माहौल में सीखे कि उसको शिक्षा बोझ ना लगे, बल्कि बड़े सहज भाव से वो समय के साथ साथ जो उसका पाठ्यक्रम है वो भी पूर्ण कर ले और उसमें बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान की पर्याप्त उसमें जानकारी भी हो जाए। चलते चलते हम आपसे आखिरी सवाल करना चाहेंगे कि नई शिक्षा पद्धति में, नई शिक्षा नीति 2020 में यह लक्ष्य रखा गया है कि 2027 तक सभी बच्चे बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान की दक्षताएं हासिल कर लेंगे। आने वाले समय के लिए आपके सामने क्या तैयारियां आपने की हैं और किस प्रकार से आप उसको देखते हैं कि इस लक्ष्य को पाने में हम किस प्रकार से कार्यवाही करें तो इसमें हमको गति और अच्छे परिणाम मिल सकेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने शर्मा जी। मैं इसमें आपको बतलाना चाहूँगा कि हमारी स्ट्रेटेजी ये है कि हम अभिभावक तक पहुँचें। बहुत ज़रूरी है, अभिभावक तक पहुँचना बहुत ज़रूरी इसमें, और इसके लिए एफएलएन मेला लगाया जाता है। अच्छा, और उस मेले में अभिभावक को भी बुलाया जाता है। अभिभावक उस बच्चे के साथ गतिविधि करता है। एक मेले में मैं गया था, मैं अपना अनुभव साझा करना चाहूँगा आपके साथ कि वहाँ पर एक बच्ची को टेढ़ी मेढ़ी लाइन के ऊपर और उसके सिर पर पुस्तक रख दी गई और वो बच्ची चल रही थी, तो उसकी माता ही थी साथ में, वो बराबर माता उसके साथ में चल रही थी। और जब उस बच्ची ने पूरी लाइन क्रॉस की तो दोनों एक दूसरे से चिपट गए, खुशी की वजह से। खुशी के वाले। तो अभिभावक को इतना अच्छा लगा कि यहाँ पर इतना अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है और मेरी बच्ची ने एक अचीवमेंट, एक परीक्षा पास कर ली। तो हम अभिभावकों को अपने शाला के अंदर जोड़ रहे हैं और अभिभावकों को जोड़ने से निश्चित ही मैं समझता हूँ कि एफएलएन जो है वो 2027 के पूर्व ही अपनी सारी जो लक्ष्य है उनको प्राप्त कर लेगा। बहुत अच्छी बातचीत आपने की, किस प्रकार से आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है कि और ये समाज को उससे जोड़ा जाए, पेरेंट्स को उस प्रक्रिया में सहभागी बनाया जाए, तो ऐसा करके हम एफएलएन के लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लेंगे। आपको यहाँ पधारने का, अपने अनुभव साझा करने का बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला जी। नमस्कार। अभी हम बातचीत कर रहे थे धार जिले के विकासखंड निसरपुर के बीआरसीसी श्री विजय कुमार शुक्ला से। विजय कुमार शुक्ला ने विकासखंड प्रमुख होने के नाते उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, एफएलएन में किस प्रकार की उनकी भूमिका है, उस पर हमसे चर्चा की। बुनियादी कदम शिक्षा के नए रास्ते जिला शिक्षा केंद्र धार का यह पॉडकास्ट निरंतर जारी रहेगा। आज के इस एपिसोड में आप हमसे जुड़े रहे, आगे भी आप इसी प्रकार हमसे जुड़े रहें, हम आपके बीच में आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।